नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आपको पुनः स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम आयुष है। हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड को समाप्त किया है। तीसरा यूनिट हमारा आज लास्ट क्लास है कम्युनिकेशन का। और ये पूरा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। हिंदी माध्यम में पूरा कंटेंट है। हमने कई सारे नोट्स किताबों को कंपाइल करके ये सारा नोट्स बनाई है, जो कि आपने देखा भी होगा कि बहुत क्रिस्प है, बहुत शॉर्ट है। जो आपको पूछा मतलब जो मतलब आप समझना चाहते हैं या जो सिलेबस की डिमांड है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसी के हिसाब से बनाया गया है। ना ज्यादा कुछ लेंथ, मतलब वो होता है ना, बड़ा बड़ा शब्दों का इस्तेमाल, बड़ा बड़ा पैराग्राफ का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, जैसा कि आप देखे भी होंगे पिछले सारे क्लासेस में। तो यूजीसी नेट का एग्जाम क्यों महत्वपूर्ण है, मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं कि अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है। पहले तो ये था कि भाई बेट जो है, बेट का आयोजन होगा, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया है। बशर्ते उनके पीछे का तर्क ये दिया है उन्होंने कि जो नेट जो है यूजीसी साल में 2 बार करवाती है, तो अलग से बेट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नेट को ही जो है प्राथमिकता मान के उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो इस सिलसिले में जो है आपका नेट उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। और हिंदी माध्यम के बच्चे जो खास के उस बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, जैसे कि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ, तो उस तरीके का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा प्रॉपर हिंदी माध्यम में। अगर मिलता भी है तो अंग्रेजी का अनुवाद होता है। सारे शिक्षक, सारे जो अध्यापक हैं, वो सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आए हैं और हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें कि एक बैरियर होता ही है, जो कि हमने पढ़ा भी है अपने इस कम्युनिकेशन के टॉपिक में, कि बैरियर क्या होता है, शोर क्या होता है, नॉइस आपको किस स्तर पर प्रभावित करता है। तो एक प्रॉपर हिंदी का चैनल जो है मैंने लेके आया हूँ पेपर वन का, जिसमें कि आप आराम से बड़े सहजता के साथ आप सारे यूनिट्स को कवर करेंगे। हम आप हर एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आप पीवाईक्यू भी लगाएंगे। मैं आने वाले कुछ समय में पीवाईक्यू लेके भी आ रहा हूँ हर एक टॉपिक वाइज, जिससे कि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज लास्ट क्लास है ये, और हम आज डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स हैं। हमने ऊपर सारी चीज़ों पे चर्चा कर ली है। कुछ मॉडल्स हैं, मॉडल से सवाल तो बहुत कम ही देखने को मिले हैं, फिर भी हम रिस्क नहीं लेते हैं कहीं से कुछ सवाल आ जाए तो वो हो जाए। और आज जो है वो एक मॉडल पे हमने पिछले पिछले दिनों हमने चर्चा किया था, हेलिकल मॉडल के बारे में। आज जो है हम वर्नलंड वर्नलंड मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्नलंड मॉडल जो है वो एक गतिशील डायनेमिक्स, जिसमें इसमें लिखा हुआ है, वर्नल मॉडल जो है ये एक गतिशील मॉडल है, निरंतर और चक्रीय है ना। मतलब इसमें क्या है कि पहले हमने लीनियर मॉडल के बारे में देखा था, रेखीय। रेखीय मतलब रेखीय मतलब क्या होता है कि एक रेखा होती है जिसमें कि एक ही गति की तरफ, एक ही वे में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो जाता है। रेखीय हमने ऊपर देखा है। अब जो है वर्नल मॉडल जो है, इसमें क्या है कि इसमें डायनेमिक्स है, ये गतिशील है, यानी कई तरीके से, मतलब ये हमें चलता रहने वाला है, निरंतर है ना। चक्रीय यानी क्या है, ये दो तरफा है, यानी चक्रीय सर्किल की तरह जो है इसमें संचार कम्युनिकेशन होता रहता है। और थोड़ा जटिल भी है, कम्प्लेक्स भी है। इस मॉडल में के अनुसार संचार कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब यही पॉइंट आपको याद रखना है कि इस मॉडल में कौन सा मॉडल है जिसमें संचार नहीं दोहराया जा सकता है। तो ये है वर्नलर्न मॉडल, जिसमें संचार जो है वो नहीं दोहराया जा सकता है। इस मॉडल की जो और इसमें क्या है, नहीं दोहराया जा सकता है और यह हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, अनरिपीटेबल, और यह हमेशा बदलता रहता है। बस दो चीजें आपको याद रखनी है कि वर्नलर्न मॉडल जो है इसमें संचार कभी दोहराया नहीं जा सकता है और ये हमेशा बदलता रहता है, बस। बाकी और आपसे कुछ नहीं पूछेगा इसमें। इस मॉडल का खास बात यह है कि इसमें संकेत को बहुत महत्व दिया जाता है ना। कॉज वह सभी चीजें हैं जिसका अर्थ निकालते या प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो बस इसमें एक चीज और जुड़ गया वर्नलर्न मॉडल में, कि ये क्या है कि इसमें संचार कभी दोहराया नहीं जा सकता है, हमेशा बदलता रहता है, और इसमें संकेत को बहुत महत्व दिया गया है। बस ये तीन चीज जो है आपको यहाँ से याद रखना है, बस, है ना। संकेत को बहुत महत्व दिया गया है। क्या है, वर्नलर्न मॉडल जो है उसमें क्या है कि ये जो है गतिशील होता है, निरंतरता रहती है इसमें, चक्रीय होता है, जटिल होता है, वो सब ठीक है। संचार कहीं भी दोहराया नहीं जाता है और ये हमेशा बदलता रहता है। दो चीजें हो गया। और इसमें संकेत जो है, संकेत को बहुत महत्व दिया जाता है। वर्नलर्न मॉडल के तीन ये है अपना, तीन चीज याद रखना है उसमें। क्या कि संचार
दोहराइए हमारे साथ आप दोहराइए। अगर मतलब क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप 3-4 बार दोहरा लेंगे तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं वो एग्जाम जब आएगा ना आपके क्वेश्चन, तो आप सट सट मार दीजिएगा। तो वन लर्न मॉडल में तीन चीजें हमको याद रखना है। संचार कहीं भी दोहराया नहीं जा सकता है। संचार कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है, बोलिए। संचार कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है। संचार कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है, बोलिए बोलिए हमारे साथ। संचार कभी दोहराया नहीं जा सकता है, बोलिए ना। बोलिए हमारे साथ कि कौन सा मॉडल है जिसमें संचार कभी नहीं दोहराया जा सकता है। वन लर्न मॉडल। यह हमेशा बदलता रहता है किसमें? हमेशा बदलता रहता है, यानी संचार की जो प्रक्रिया हमेशा बदलती रहती है किसमें? वन लर्न मॉडल में। और संकेतों का बहुत महत्व दिया जाता है। संकेतों का बहुत महत्व दिया जाता है, बोलिए। संकेतों का बहुत महत्व दिया जाता है। 3 बार, एक बार रिपीट कर लेते हैं। संचार कभी दोहराया नहीं जा सकता है, हमेशा बदलता रहता है, और संकेतों का बहुत महत्व दिया जाता है किसमें? वन लर्न मॉडल में। ठीक है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं, है ना। इसके 3 प्रकार होते हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं हम। पहला क्या है? पब्लिक कॉज, पब्लिक संकेत, सभी के लिए उपलब्ध, जैसे वातावरण। प्राइवेट कॉज, केवल व्यक्ति के अंदर, जैसे भावनाएं। बिहेवियर कॉज, व्यक्ति के द्वारा नियंत्रण, जैसे बोलना, इशारे, इस तरीके से। इसको ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत है ना। आपको बस वही देखना है कि वन लर्न मॉडल में जो है 3 चीज याद रखना है। पहला तो ये कि संचार कहीं भी दोहराया नहीं जा सकता है, यह हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, समझ, है ना। और तीसरा, ये संकेतों का बहुत उपयोग होता है। चलिए अब इसको हमने वो पाई के माध्यम से देख लेते हैं, चार्ट के माध्यम से। मॉडल का प्रकार क्या है? तो डायनेमिक्स है ना, गतिशील है, कंटिन्यूस निरंतरता है, सर्कुल है, चक्रीय है। मुख्य विचार क्या है? संचार जटिल और अपरिवर्तनीय होता है। इन रिजर्वेशन, अंग्रेजी नाम इसमें गलती क्या हुआ है। संचार जटिल और अपरिवर्तनीय और दोहराया नहीं जा सकता है ना। कम्युनिकेशन जो है, दोनों व्यक्तियों एक साथ प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब एक साथ कम्युनिकेशन होता है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। इनकोडिंग डिकोडिंग क्या है? संदेश को बनाना और समझना। डिकोडिंग लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। मैसेज, संचार के दौरान साझा की गई जानकारी या विचार। ठीक है। चैनल, वह माध्यम जिससे संदेश पहुंचता है, वो सब तो हमने ऊपर देख ही लिया है। कॉज, संकेत क्या है? अर्थ समझने के लिए संकेत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। संकेत की बहुत वैल्यू, महत्वता होती है किसमें? वर्नलैंड मॉडल में। पब्लिक कॉज क्या है? सभी के लिए उपलब्ध संकेत, जैसे वातावरण इत्यादि, है ना। प्राइवेट मॉडल, प्राइवेट वो व्यक्तिगत संकेत, व्यक्ति के अंदर का संकेत, जैसे भावनाएं, अनुभव। और बिहेवियर क्या है? व्यक्ति का नियंत्रण संकेत, जैसे बोलना, इशारा, भाव इत्यादि। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। मर्फी मॉडल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मॉडल के इसके बाद तो मॉडल समाप्ति हमको लगता है। ये 2 मॉडल के बाद तो फिर हम लोग वेरिएट पर चर्चा करेंगे। तो मर्फी मॉडल पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मर्फी मॉडल क्या है? मर्फी मॉडल संचार की एक व्यवस्थित और पूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में समझता है, एक व्यवस्थित और पूर्ण प्रक्रिया के रूप में समझाता है ना। मतलब मर्फी मॉडल क्या है कि एक व्यवस्थित और पूर्ण प्रक्रिया के रूप में समझाता है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण घटक शामिल है होते हैं। यह मॉडल बताता है कि प्रभावी संचार के लिए संदर्भ, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक सभी जरूरी है ना। यह मॉडल क्या बताता है कि प्रभावी संचार के लिए संदर्भ, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक सभी जरूरी है। कि कौन सा कार क्या मर्फी मॉडल क्या बोलता है, बस आपको ये याद रखना है। प्रभावी संचार के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट के लिए, संचार के लिए संदर्भ, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक, है ना, ये सब जरूरी है। ठीक है। इसमें क्या है कि आप फिर से देखिए, ये मॉडल जो है एक व्यवस्थित मॉडल है, पूर्ण प्रक्रिया के रूप में समझाता है, इसमें सभी महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। यह मॉडल बताता है कि प्रभावी संचार के लिए संदर्भ, प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक सभी जरूरी है। इस मॉडल में फीडबैक की विशेष महत्व दिया गया है, फीडबैक को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि संदेश सही तरीके से समझा गया या नहीं। ठीक है, फीडबैक विशेष है। अब इसको देखते हैं आगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यह वह परिस्थिति और वातावरण जिसमें संचार होता है। ठीक है, मर्फी मॉडल। सेंडर और इनकोडर क्या है? संदेश भेजने वाला, जो विचार को प्रतीकों में बदलता है। ठीक है। मैसेज, वह सूचना या विचार जो भेजा जा सकता है। मीडियम, वह माध्यम, वही है। रिसीविंग, डिकोडिंग, ये सब तो आपको पता ही हो गया, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, सेंडर, इनकोडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, डिकोडर, फीडबैक, तो वही है। मर्फी मॉडल में क्या है? 2 चीज याद रखना है कि इसमें यह मॉडल बताता है कि प्रभावी संचार के लिए, है ना, प्रभावी इम्पैक्टफुल जो कम्युनिकेशन हमारा होगा, उसके संचार के लिए क्या है? संदर्भ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेषक, यानी जो भेजने वाला है।
संदेश, मैसेज, माध्यम, चैनल, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, फीडबैक सभी जरूरी होते हैं, है ना। इसमें नया चीज क्या जोड़ गया है, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। पहले इसमें जितने हमने मॉडल ऊपर पढ़ा उसमें संदर्भ की बात नहीं हुई थी, तो इसमें संदर्भ जुड़ गया, इसको याद रखना है कि संदर्भ जरूरी है मर्फी मॉडल में। बाकी मॉडल से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें संदर्भ की बात हो रही है कि हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए जो हम आज आपके सामने टीचिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा संदर्भ क्या है, संदर्भ हमारा क्या है, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा ये कॉन्टेक्स्ट है कि आप यूजीसी नेट की परीक्षा में 40 के आसपास प्रश्न सही करके आए, है ना। आपको हम जो मतलब सब यूनिट्स को कंप्लीट करें, तो हमारा संदर्भ ये है कि हम आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसके पीछे का जो संदर्भ है वो ये है कि आप अच्छा स्कोर करके आए, मोटा मोटी यही है। बाकी में सारा कुछ में आप देखेंगे प्रेषक है, सेंडर है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, फीडबैक है ना। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक। इसमें क्या है मर्फी लॉ में, इन्होंने संदर्भ को भी इंक्लूड कर दिया है कि संदर्भ के होने से आपका जो कम्युनिकेशन का जो ये मॉडल है मर्फी मॉडल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हमने नीचे भी देख लिया। अब देखते हैं लास्ट मॉडल जो है मर्फी मॉडल। थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है, देखिए हर एक मॉडल में आपको कुछ याद नहीं करना है, जो जो हमने बताया है बस की पॉइंट्स को आपको याद रखना है बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप उसका पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, आपका सारा कुछ हो जाएगा। थिल और बॉबी मॉडल, है ना। थिल और बॉबी मॉडल क्या है, एक क्रमबद्ध है ना, सिक्वेंशियल है, प्रक्रिया के रूप में समझाता है। ये मॉडल जो है एक क्रमबद्ध मॉडल है, ठीक है, जिसमें संचार विचार से शुरू होकर प्रतिक्रिया तक पहुंचती है। और पहले वाला में क्या था, मर्फी में कॉन्टेक्स्ट था, संदर्भ था। इसमें क्या है कि विचार, आइडिया से लेके फीडबैक तक जाती है, ठीक है। इस मॉडल में संचार के 5 चरण की प्रक्रिया है जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता को जोड़ती है। चलिए ठीक है, इसमें क्या है, पहले सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है, ठीक है, फिर संदेश बनाता है, माध्यम से भेजा जाता है, प्राप्तकर्ता उसे समझता है, और अंत में फीडबैक होता है। यानी 1 2 3 4, यानी देखिए देखिए, ये उत्पन्न करता है, संदेश में बदलता है, ठीक है, माध्यम भेजा जाता है। 5 विचार उत्पन्न, देखिए विचार उत्पन्न होता है, यहाँ पे हमने गलती कर दिया ना, विचार उत्पन्न होता है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, है ना। तो पहले क्या है, विचार, ठीक है, दूसरा क्या है, संदेश, तीसरा क्या है, माध्यम, चौथा क्या है, प्राप्तकर्ता, और अंत में क्या है, फीडबैक। ठीक है, पहले में मर्फी में क्या था, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ था। यहाँ पे क्या है, विचार। सब कुछ वही है, बस विचार इसमें जुड़ गया है, विचार उसमें संदर्भ था। संदर्भ और विचार में अंतर क्या है, संदर्भ जिसको हम संदर्भित करते हैं, यानी जिससे हम जुड़े होते हैं। विचार क्या है, जो संदर्भ के बाद जो आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं वो विचार है, कि किस तरीके से हम अपने आप को बात रख रहे हैं, वो विचार है। संदर्भ क्या है, संदर्भ एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टाइप, मतलब बहुत बड़ा एक वो है। इसको हम ऐसे समझिए कि संदर्भ जो है कि हम संदर्भ करते हैं किसी चीज को जब हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी आपको हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप संदर्भ हमारा क्या है, संदर्भ यही है कि हम अ, ये सारा जो नोट्स है, ये सारा जो हम आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं, वो संदर्भ हो रहा है कि हमने जो पहले जितने सारे हमने नोट्स बनाए हैं जिस किताबों से लिया है, उससे संदर्भित हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, विचार क्या है, जो हम पढ़ाने के दौरान आपके सामने जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमारा विचार है। जो जो एग्जाम्पल देने का तरीका है, या जो आपके सामने हम जो बोल रहे हैं उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, वो इम्पैक्ट करता है विचार से, है ना, उसका प्रभावित होता है विचार से, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, विचार, संचार के शुरुआत शुरुआत प्रेषक के मन में विचार उत्पन्न, वही बात है जो हमने आपको बोला कि जो हम विचार, जो हम जैसे कि जब हम आपको पढ़ाने के लिए, मतलब जब आपको हम बताने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ तो होगा विचार कि भाई क्या हमको बोलना है, कैसे बोलना है, तो उसको विचार बोलते हैं। मैसेज वही है, बस आपको पहला वर्ड सीख लेना है। पहले उसमें क्या होगा, संदर्भ, इसमें है विचार, मर्फी में संदर्भ, और इसमें ये थीम और बॉबी मॉडल में जो है पहले विचार है, फिर मैसेज है। उस विचार के रूप में क्या कहा जाता है, संचार की शुरुआत प्रेषक के मन में विचार उत्पन्न होने से होती है, ठीक है। संदेश क्या है, विचार को संदेश के रूप में बदला जाता है। ट्रांसमिशन क्या है, प्रेषक संदेश को माध्यम से जरिए भेजा जाना वाला, प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। चलिए अब हम बैरियर के रूप में देख लेते हैं कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, दो लोगों के बीच बातचीत ठीक से ना हो पाती या संदेश का गलत मतलब निकल जाता है, बैरियर उसी को बोलते हैं कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बात आप तक अगर नहीं पहुंच पा रही है या गलत पहुंच पा रही है, तो वही बैरियर है, वही बाधा है ना। बाधा मतलब हम सामान्यतः हम लोग
सामान्य जीवन में बाधा का क्या मतलब निकालते हैं कि जो समस्याएं उत्पन्न करे, समस्याएं हर एक क्षेत्र में। अब यहाँ पे संचार की दृष्टि से समझना है कि जो हम आप तक जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को, अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है तो वही बाधा है, वही बैरियर्स है। या गलत तरीके से पहुंच रहा है वो भी बैरियर्स है, या नहीं पहुंच रहा है वो भी बैरियर्स है। मतलब हम जिस उद्देश्य के साथ हम शुरू कर रहे हैं और वो उद्देश्य आप तक अगर पहुंच रहा है तो ठीक है। अगर उस उद्देश्य में नहीं पहुंच, मतलब अगर उस उद्देश्य में थोड़ा भी रुकावट हो रही है, भले वो किसी भी वजह से, वो तो बैरियर है। ये आप तक सारी बात पहुंच रही है लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, वो बैरियर है। सारी बात पहुंच रही है, आप गलत समझ पा रहे हैं, वो बैरियर है। सारी बात नहीं पहुंच पा रही है, वो बैरियर है। हमारा तरफ से नेटवर्क का इशू है, लैपटॉप की उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं है, हमारा बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, ये भी बैरियर है। आप तक जो है नेटवर्क आपके यहाँ नहीं है, वो भी बैरियर है। तो जो भी हमारे और आपके बीच में, अगर हम जिस उद्देश्य के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस जो कंटेंट आपके साथ हम संदर्भित कर रहे हैं, वो अगर आप तक पहुंच रहा है तो ठीक है। अगर उसमें कुछ भी समस्या हो रही है तो बैरियर है। अब उसी पे आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर, भौतिक पर्यावरणीय बाधाएं। मुख्य 6 मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भौतिक पर्यावरणीय बाधाएं। इसमें क्या है, समय, गलत समय पर बात करना, जैसे बहुत देर देर रात, है ना। इसमें क्या है कि आसपास के माहौल से जुड़ा होता है कि अब टाइम पे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहले मैं 2 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करता था, रात में समय नहीं मिलता था मुझे, तो व्यू नहीं आती थी। तो ये भी एक बैरियर है कि लोगों तक पहुंच नहीं होती थी उस समय में, है ना। जगह, बातचीत के लिए सही जगह ना होना, है ना। अब बातचीत तो एक प्रॉपर जगह पे ही होता है ना, मतलब समझ रहे हैं ना आप। इसका उदाहरण मैं क्या ही दूं, दूरी, वक्ता और श्रोता के बीच में बहुत अधिक दूरी, ये भी एक बैरियर है। जलवायु, बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी में जिससे ध्यान भटक जाता है ना। शोर, नॉइस, बाहर का शोर शराबा जिससे आवाज साफ ना सुनाई दे। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि ये सब सामान्य बातें हैं, आपको चुनाव हो सकता है, आप मतलब आप जो है इसको समझ सकते हैं। माध्यम का चुनाव, बात करने के लिए गलत साधन चुना, जैसे फोन, नेटवर्क खराब होना, है ना। तो इस तरीके से गलत माध्यम का चुनाव। अगर आपको कोई बड़ी रिपोर्ट देनी है ना, बड़ी रिपोर्ट देनी है और आप उसे सिर्फ एक छोटे मैसेज में भेज देते हैं तो बात पूरी तरह समझ नहीं आएगी। यही सही जानकारी के लिए यही माध्यम, सही माध्यम ईमेल, पोल या आसपास आमने सामने चुनना जरूरी है। ठीक है, गलत माध्यम का चुनाव भी है। शब्दार्थ संबंधित बाधाएं। अब इसमें शब्दों के अर्थ से जुड़ी होती है। अब जो हम बात आपको बता रहे हैं वो अगर कुछ बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपको समझ में नहीं आई तो भी एक बैरियर है ना। अर्थ का अंतर, है ना। कभी कभी एक ही शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, अगर सुनने वाला उसे किसी और संदर्भ में ले ले तो गलतफहमी हो जाती है, ये भी एक बैरियर है। तो बस हमने जो आपको बताया कि जो भी बात आप तक पहुंचानी हमें है, वो बात अगर नहीं पहुंच पा रही है और उस पहुंचने में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, सब बैरियर है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लैग कहाँ पे हो रहा है, या वो कम्युनिकेशन में हो रहा है, वो शब्दों में हो रहा है, वो सांस्कृतिक हो रहा है, वो जगह का हो रहा है, टेम्परेचर का हो रहा है, समय का हो रहा है। जो भी बैरियर आपको लग रहा है वो सब बैरियर है। सांस्कृतिक बाधाएं, कल्चर, व्यक्तियों, संस्कृति की विविधता। अलग अलग धर्मों या देशों के लोगों के बात करने के तरीके, इशारे और परंपराएं अलग अलग होती है। जो बात एक संस्कृति में अच्छी समझ आती है और दूसरे में अपमानजनक हो सकती है, ठीक बात है। एक उदाहरण के लिए लीजिए कि जो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में सब कुछ कर रहा हूँ, अगर ये बात अगर कोई अमेरिकन देश के लोग देखेगा तो उसके लिए बिल्कुल नया होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सारा कुछ बैरियर ही तो है, सांस्कृतिक विविधताएं, है ना। है ना। मतलब जैसे कि आप देख लीजिए कि हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स हैं और जो इस्लामिक धर्म के रिचुअल्स अलग अलग हैं। तो हिंदू धर्म की जो सांस्कृतिक कम्युनिकेशन होगा वो, और इस्लाम का जो सांस्कृतिक कम्युनिकेशन होगा वो, दोनों अलग अलग होगा। तो अगर कोई मुस्लिम हिंदू धर्म की सांस्कृतिक जो कम्युनिकेशन है उसके पास मतलब उससे उसको समझने की कोशिश करेगा तो वो गलत ही समझेगा। यही बात उल्टी की तरफ से आप देख लीजिए। तो इस तरीके से सांस्कृतिक बाधाएं इसको बोलते हैं। अब मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक बाधाएं क्या है, संबंधित व्यवहारिक बाधाएं क्या है। देखिए, मनोवैज्ञानिक क्या है कि जैसे कि मूड अच्छा ना होना, है ना, मूड का अच्छा ना होना। ठीक है। दृष्टिकोण, सुनने वाला की नजरिया नकारात्मक हो तो वो भी बहुत प्रभाव पड़ता है। रिलेशनशिप, आपसी मनमुटाव होने पर संवाद ठीक नहीं होना। धारणा और सोच की बाधाएं, है ना। धारणा भी एक बहुत बड़ी समझ है कि समझ का स्तर, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर इंसान की समझने की शक्ति अलग अलग होती है ना। अगर बोलने वाला बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करे जिसे सुनने वाला समझ ना पाए तो संचार अधूरा रह जाता है। वही बात है जो हमने, इसमें क्या ही समझना है, आप बस याद रखिए।
अब जो है इसको हमने एक छोटा सा चार्ट में बना लिया है कि आप इसको और अच्छे से समझिए कि 6 भाग होता है। भौतिक और पर्यावरणीय बाधाएं, है ना, भौतिक और पर्यावरणीय पहला है। इसमें समय, स्थान, दूरी, जलवायु, शोर, माध्यम का गलत चुनाव होता है। आसपास के लोग के माहौल या तकनीकी समस्याओं के कारण कारण आने वाली रुकावटें आती है इसमें। माध्यम, गलत माध्यम का चुनाव। सूचना के अनुसार सही साधन का न चुनाव होना, ठीक है, जैसे बहुत लंबी बात को ईमेल के बजाय छोटे मैसेज में भेजना इस माध्यम से। शब्दार्थ संबंधित धारणाएं, शब्दों के अर्थ में विविधता, एक ही शब्द का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होना। सांस्कृतिक धारणा बाधाएं, सांस्कृतिक की विविधता, अलग अलग परंपराओं, भाषाओं और के कारण होने वाली गलतफहमियां। मनोवैज्ञानिक व्यवहार और संबंधित बाधाएं, मनोदशा, मूड और दृष्टिकोण, आपसी रिश्ते, गुस्से, डर या पूर्वाग्रह के कारण बात को सही से न समझना। धारणा या सोच की बाधाएं, गलत और बोध का स्तर, व्यक्ति की अपनी बुद्धि और जानकारी के अनुसार बात को ग्रहण करना, है ना। अब थोड़ा अफवाहों के बारे में, र्यूमर्स के बारे में देख लेते हैं कि र्यूमर्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा सा और जो है हमारा हमको लगता है कि आज क्लास ये कंप्लीट नहीं, एक क्लास और लेना पड़ेगा क्या। चलिए ठीक है, आप देख लेते हैं कि अफवाहें क्या होती है। तो पाइप ड्रीम ड्रीम अफवाहें होती है। ये क्या होता है कि इसमें ये जो है पाइप ड्रीम ऑफ र्यूमर्स, ये क्या है, आशावादी अफवाहें होती है जो वास्तविकता के बजाय इच्छाओं और उम्मीदों पर आधारित होती है। लोग इन्हें इसलिए फैलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यह सच हो। इस दिवाली उदाहरण के लिए देख लेते हैं, इस दिवाली कंपनी सभी को दुगना बोनस देगी, अफवाह है। अगले महीने हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल जाएगी, यह भी अफवाह है, लेकिन इसमें आशा है। अब एक आपको उदाहरण मैं देता हूँ सामाजिक जीवन से, कि बहुत सारे लोग गांव में आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसी ही अफवाह उड़ा देंगे कि हमारा बेटा जो है ये बन गया है, वो बन गया है। तो इसको बोलते हैं पाइप ड्रीम अफवाह, है, पाइप ड्रीम र्यूमर्स, कि जो आशावादी अफवाहें हो या जिनको फैलाने के पीछे उनका एक उद्देश्य हो कि उनकी जो इच्छाएं या उम्मीद है वो सही हो, यानी वो उन चाहते हैं कि वो सही हो, इच्छाएं सही हो, है ना। और उनकी मतलब वो जो अफवाह है वो उनकी उम्मीदों के पर उसका टिकाव हो, है ना। पाइप ड्रीम अफवाह क्या है कि जो वास्तविकता में नहीं है लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो सही हो, तो इस तरीके की अफवाहें फैला देते हैं। एक उदाहरण सिंपल सा है कि गांव में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ा देते हैं, है ना, कि भाई उसका तो ये हो गया, उसका तो वो मतलब वो तो भाई मतलब आईआईटी निकाल लिया, वो यूपीएससी कर लिया, बहुत तरीके की चीजें, जैसे कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के आगे जो है वो रोल नंबर के साथ जोड़ के बोल दिया कि भाई हम यूपीएससी क्वालिफाई कर गए। तो ये क्या है, पाइप ड्रीम अफवाह है ना। बोगी अफवाहें। अब बोगी अफवाह क्या होती है कि ये अफवाहें डर और अनिश्चितता पर आधारित होती है। ये अक्सर लोगों के घबराहट, तनाव, चिंता पैदा करने के लिए फैलाई जाती है, ठीक है। नया इसका उदाहरण देख लीजिए। नया बॉस बहुत सख्त है और वह आते ही कई लोगों को नौकरी से निकाल देगा, पहला उदाहरण। दूसरा क्या है, अगर इस व्यस्त सीजन में किसी ने छुट्टी ली तो उसकी सैलरी काट ली जाएगी। अब तीसरा मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अभी जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाने की कोशिश की, है ना। बहुत सारे लोगों ने उसको कई तरीके से उसको इंटरप्रेटेट करने की कोशिश की, है ना, जहाँ पे डर और अनिश्चितता जो है और उसको दिखाने की कोशिश की। तो यही क्या है, बोगी अफवाह है, ठीक है, समझ गया। नीतिगत अफवाहें। अब नीतिगत जैसे पॉलिसी र्यूमर्स, अब इसमें नाम ही नीतिगत है तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ये अफवाहें किसी संस्थान या संगठन की नीतियों, नियमों और निर्णयों से होने वाले बदलाव से जुड़ी होती है। जब आधिकारिक सूचना मिलने से देरी होती है तो लोग अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक बात है। मतलब क्या है कि ये जो नीतिगत है तो नीति से संभावित है, नीति नियमों और निर्णयों से जो है होने वाले बदलाव से जुड़ा हुआ है। जब आधिकारिक सूचना मिलने में देरी होती है तो लोग अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे कि अभी जो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है तो अभी आधिकारिक सूचना बहुत कम आ रही है, लेकिन लोग अटकलें लगाना शुरू कर दिए कि बेट का एग्जाम नहीं होगा, होगा, सीटों की संख्या इतनी होगी, तो अपने अपने हिसाब से जो है अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के रूप में समझते हैं, कारण के रूप में, जब मैनेजमेंट सही समय पर पूरी जानकारी नहीं देता है तो लोग उसी खाली जगह को अफवाह से भर देते हैं। उदाहरण, सुना है कि कंपनी में अगले महीने काम के घंटे बढ़ने वाली हैं या अगले साल से छुट्टियां नियम बदलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जो है
हम इस नजरिया से देखते हैं। अब देखते हैं कि अब कितना मिनट हो गया है, क्योंकि ज्यादा लंबा भी नहीं करना है आपको भी, है ना, एक क्लास और आपको लगता है कि होगा। तब तक के लिए हेलो इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, हेलो इफेक्ट क्या है, और एक क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे। संभवतः आज रात ही इसको समाप्त कर देंगे, आज ही एक वीडियो बना के, कल से हम अलग यूनिट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हाँ, शुभ दिन हो आपका। आप बढ़िया से पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें कुछ अब। लेकिन एक चीज और मैं भूल गया था कि भाई आप सब्सक्राइब तो करें, लाइक भी करें, कमेंट करें, टेलीग्राम पे जुड़े नोट्स के लिए, एकदम जुड़ना है, तभी आपको पूरा नोट्स मिल पाएगा। और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए, क्योंकि मोटिवेट आप करेंगे तो अपना समय हम किसी तरीके से निकाल के आपके लिए वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हम 2-3 दिन पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो आप थोड़ा व्यूअरशिप बढ़ाएं हमारा, अन्य लोगों को भेजें, है ना, जिससे कि आसान हो आपको भी और उनको भी समझने समझने में, और हम भी जो है निरंतर वीडियो आपके सामने लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप इसको देखने के लिए। एक वीडियो और आएगा जिसमें कि हम इसको पूरा समाप्त कर देंगे।